खबर है मैं खुश आमदेद, मैं हूँ सईद काजी, मेरे साथ हैं जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, अभी अभी कायद जो है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने उनकी वो एयर तो नहीं हुआ मगर उन्होंने वहाँ से अटैक जारी कर दिया। और जिस तरीके से पहले बात की थी और भट्टी साहब और हम कह रहे थे क्या बानी MQM के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं, ये मामला इसके क्या है, इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के हवाले से खबरें जो आ रही हैं वो ये कि पीपल्स पार्टी फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी देख रही है। हम देखते रहे हैं कि माजी में जब मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी पर बुरा वक्त आया तो मुस्लिम लीग नून ने बेनिफिट लेने की कोशिश की, तो क्या अब पीपल्स पार्टी इसमें अपना कोई रास्ता तलाश करेगी? खबरें कुछ आ रही हैं इस हवाले से। और जनाब बिलावल भुट्टो साहब, सुना है UAE में कहीं सफ़ीरों से भी मिल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ आवाम का वही हाल है, गैस का बुरान है, बिजली महंगी, ये चीज़ें ये सब अपनी जगह पर हैं। साथ साथ बाबरी मस्जिद की बात करेंगे कि भारत में इंसाफ का कत्ल जारी है और भारत में वट एवर देयर वाज गुड अबाउट इंडिया उसको ले बैठेगा मोदी, उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। भट्टी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। सवाल मेरा ये है कि ये तो हमें पता चल गया कि यलगार कर दी मुस्लिम लीग नून ने। अब सवाल मेरा ये है कि वो तमाम बुराइयाँ बिल्कुल बुराइयाँ ना रहती जो मुबैना तौर पर हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, अगर कामयाब हो जाता दौरा किबला मोहम्मद ज़ुबैर साहब का। अब वो दौरा हो गया है नाकाम, लिहाजा अगर वो दौरा कामयाब हो जाता तो इस सारे गंद पे अगर ये गंद है और इनके मुताबिक है तो इस पर ये बैठे रहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब इस प्रोग्राम से हट के कहते हैं ना, नीछा दिए शनाई तो फैज किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा शर्माया। वाह 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 वाह। अब हमारे अदारों को भी सोच लेना चाहिए, सांपों को मत पाले। सांप का काम डसना है, जितना मर्जी उसको गले लगा, उनकी शख्सियतों को तामीर ना करें, जितना मर्जी उन पे रहम करके एक मुजरिम को जेल भेज दो, वो बैरूने दरिया पार जाके आप पर ही हमलावर होगा। एक सबक भी है। नहीं, अगर ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते या बना दिए जाते हैं तो फिर बुराई नहीं है। नहीं, फिर तो जिलानी को जिस तरह मियाँ सब रिसीव करते थे ना, मैं अपने अल्लाह जन्नत नसीब करे वालिद मोहतरम को भी नहीं करते थे। औकात तो इनके पीछे ये है ना, हकायक अगर पर्से पर्दा में जाऊंगा तो बड़े तल्ख हैं और खौफनाक है। अब मुझे ये नहीं होता इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करना। मैं 2014 में कहता था इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ पूरा मन एहतजाज करना हक है, मैं आज भी अपोजिशन के इत्तेहाद के हक में हूँ। लेकिन वो अगर इलेक्शन की धांधली के खिलाफ हो, गरीब आदमी के हकूक के लिए हो, आप अरबों रुपया लूटा हुआ, आपसे हिसाब मांगा जा रहा है, आपको ये अदलिया भी मुल्क दुश्मन लग रही है, आपको ये एस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क दुश्मन लग रही है। वो सिर्फ चाहते क्या हो कि हमारा खून निचोड़ के 22 करोड़ अवाम के कब्रों पर अपना मीनार बनाना चाहते हो दौलत का। इसके अलावा इनका मकसद क्या है मुझे बताए ना। आज जो उन्होंने तकरीर की है कि जी मुझे फलान जनरल ने फ़ोन करके कहा रिजाइन दिया, वो आप इतने फन्ने हाँ गामा पहलवान थे तब बताते। तो उस वक्त जब कहा, उस दिन तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी भी आपके साथ थी असम्बली में, ANP भी थी, मौलाना फजलुर रहमान भी थे, महमूद खान चौधरी भी साथ थे। इतनी जुर्रत करते कि मुझे फलां आदमी ने फोन किया रिजाइन करने का। जब मुशाहिदुल्लाह ने कोई ऐसी बात की तो उसको तो वजारत से निकाल दिया था इन्होंने। नहीं, मुशाहिदुल्लाह को छोड़ दें उस इशू को। मैं गुजारिश करता हूँ, वो तो पनामा में इन्होंने परवेज रशीद, फातमी साहब और एक दो किसी और बंदों को लटका दिया था। तो मुझे समझ में नहीं आती, जब तक इनके डाके पड़ते रहे, गरीब कंगाल होता रहे, इनके महलात तामीर होते रहे, गरीब भूख से मरता रहे, तो एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी। लेकिन जब आप जाते हैं अदालतों में, जाते हैं अदालतों का सामना करते हैं, अदालतें आपको सजाएं देती हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इस मुल्क की अब इमरान खान वजीर आजम है। अच्छा भट्टी साहब, नहीं खैर जैना, उन्होंने मुझे बताए, उन्होंने कहा मेरे दिल में रहम आया तो मैंने भेज दिया। अब जिन्होंने भेजा वो भुगते इसकी जुबान को, इसकी गुफ्तगू को। पहली बात तो ऐसी गुफ्तगू है कि कोई टीवी मीडिया उस चलाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि हम सब पहले मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पाकिस्तानी है, ये फौज हमारी। अच्छा, आप इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं जिससे ये पार्लियामेंट में 2-3 दफ़ा मुबैना तौर पर खुद से इलेक्ट होके आए हैं, उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं, फिर बात को आगे बढ़ा दें। हमारे सब आपकी तरफ आता हूँ, जी सुनाएं। जिस पार्लियामेंट के मेंबर हम बने हुए हैं, वो पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है। मुझे लोगों से पता लगता रहता है कि वहाँ उस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। वहाँ पर दूसरे लोग हैं जो आके ये डायरेक्शंस देते हैं कि जनाब आज एजेंडा ये होगा और आज इस बिल पे ये वोटिंग होगा। हमारी तो असेंबली भी अब कॉम्प्रोमाइज्ड है। मलिक साहब, तो फिर ये क्यों पार्लियामेंट में बैठे, इस्तीफे दे दें?
मैं थोड़ा सा भट्टी साहब ने एक सवाल किया जो आज थोड़ी सी उनकी तकरीर का थोड़ी सी इनसाइड में देना चाह रहा हूँ, फिर बाद में आप फर्दर भी कमेंट ले लें। आज मियाँ साहब का जो बुनियादी तकरीर का मकसद था, उन्होंने 3 ऐसे तीर चलाए जो उनका हिडन एजेंडा क्या था। पहला एजेंडा ये था कि उन्होंने पार्टी अपनी को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेरे कंट्रोल से बाहर कोई नहीं जा सकता, मैं हूँ हेड मास्टर। और मैंने कल भी आपको बताया उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग लिया, ये जूम शूम ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, एक तो उन्होंने ये मैसेज दिया। दूसरा उन्होंने मैसेज किया कि अब लड़ना है हमने। अब मैं मुझसे राइट एंड रॉन्ग की मैं बात नहीं कर रहा कि हमने उनका लफ्ज़ ये है कि हमने अंग्रेज़ों से गुलामी से आज़ाद हो गए और हम फिर गुलाम हो गए। जरा इस पे लड़ना किससे है? लड़ना एस्टैब्लिशमेंट कह लें आप ज्यादा कहते हैं। दूसरी बात है, तीसरी बात जो उन्होंने सबसे खतरनाक भारत के साथ मिलकर लड़ेंगे, नहीं वो बात की बात है। मैं पहले मैं आपको अंदर की बात दे रहा हूँ, मैं उनका कोई स्पोक्समैन हूँ। आपके सवाल इस तरह होते हैं जैसे मैं उनका आई एम सिंपली गिविंग यू इनसाइट कि पाक फौज पर वो अटैक करेंगे, आप ये कह रहे हैं ना। I don't represent him। तीसरी बात ये है कि जो मौलाना की सबसे बड़ी जो खतरनाक बात उनकी आपने लोगों को समझाया कि मैं अब मौलाना से बराह रास्त रब्ता करूंगा, ना आप किसी से मिल सकते हैं ना मौलाना से बात करेंगे। 3 चीजें जिस पे आप गौर करें, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, बाकी आप सवाल करें। अच्छा कादी साहब मुझे बताएं, इन्होंने एक जवान जो 21-22 साल का होता फौजी, एक सेकंड लेफ्टिनेंट 20-21 साल या कप्तान 25 साल का लेके किस जर्नैल तक अटैक नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने? किस एक फौजी से लेके जिसका बाप किसान है, जिसका बाप मजदूर है, जो उधर रोजाना जाने दे रहा डेली। नहीं मेरा मुझे सवाल करना, इन्होंने फौज के किस बंदे को टारगेट नहीं किया? मेरे सवाल के जवाब खुद मरियम नवाज साहबा की शादी एक कप्तान से हुई थी, उस वक्त कैप्टन सफदर पाक फौज में थे। इन्हें फौज से इतनी नफरत है तो साहब नहीं बड़ी साहब, मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल मैंने बोला आप दोनों ने, मेरा सवाल ये है, ये सारा एक दिन तो नहीं हुआ। अगर इनमें इतनी औकात थी कि इस तरह से इनको अगर जूते पड़ रहे थे जिस तरीके से अब लग रहा है कि पड़ रहे हैं, तो तब क्यों नहीं बोले? और मेरा फिर वही सवाल है कि अगर इनकी बात, जुबैर की बात मानी जाती और इन्हें कहा जाता कि हो लूटमार करो, फिर ये बुराई नहीं थी। अच्छा मैं यही और एक और सवाल, ये सारे इनकी बात मान लेंगे जिनकी 2-2 फाइलें रख के आप तो देखते रहे हैं, लाइन में लगा के इनकी फाइलें जब निकाली जाती हैं कादी साहब, तो किधर लाइन जाते हैं? मियां साहब ने जो आज फौज के बारे में जहर उगला है, जहर उगला, मेरी नजर में जहर उगला, हो सकता है हर एक का अपना अंदाज तो कह दिया कि फौज पे हमला करेंगे, हमला कर दिया, करेंगे क्या होता, कर दिया। कहते हैं पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ साहब, शाहिद हकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, वो उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे मेरा आज भी मुजरम नवाज शरीफ कायद है, तो वो आज़ाद थी। पार्लियामेंट ऐसी आज़ाद चाहिए कि मुजरमों को वज़ीर आज़म समझे। मुझे बता दें ना कादी साहब, आप भी जवाब दें, आप पान खा रहे हैं। अब मैं कुछ जिप नहीं लवाया मुंह से, मैं जवाब देना, मेरे को जवाब सुनो। अच्छा, जवाब ये है, मुझे ये बताएं, संजरानी का जो इलेक्शन था, ये औकात है आपकी? ये पार्टी पे आपकी ग्रिप है? आप टीवी पे बैठ के कहते हैं जी हमने आपको वोट दिया था और ये दिया था, किस वोट पे आप जलील नहीं हुए? अच्छा लीडर कितने दिए तुसी? अच्छा अगर आप इजाजत दें, अगर मलक साहब माइंड ना करें, मलक साहब माइंड ना करें, मलक माइंड ना करें, मियां नवाज शरीफ साहब आपसे एक सवाल, अदब और एहतराम। 2013 में इलेक्शन हुआ, 5 दिन पहले आप किससे मिले और कितनी सीटों की आपने गुजारिश की? क्या वो इलेक्शन फेयर था? उसका नाम ही बता दें यार। 2013 का इलेक्शन 7 बजे अनाउंस हो गया, रिजल्ट खुदा का वास्ता है। मैं 7 दिन पहले एक बड़ी मुलाकात जिसमें नवाज शरीफ शरीक थे और कागज पे इन्होंने लिखा कि पंजाब में इतनी सीटें मुझे मिलनी चाहिए, KPK में इतनी चाहिए, सिंध में इतनी चाहिए, बलोचिस्तान में इतनी चाहिए। आप तो बहुत बहादुर हैं नवाज शरीफ साहब, हम तो बुज़दिल आदमी हैं, सच कहते हुए डरते हैं। नहीं भट्टी साहब की हेल्प करते हैं। इमरान साहब, नवाज शरीफ साहब आपसे मुतालबा करते हैं, भट्टी साहब आपकी हेल्प के लिए मैं हूं। भट्टी साहब बता दें यार, हमें तो हमारे तो सहाफत में रोजाना आपने पिंचिंग बैग बनाया हुआ है, वो नसूर छोड़ के हमारी रेटिंग पे, हम तो फिर भी नहीं बोलते। नहीं भट्टी साहब, कितने जुल्म बात यह है कि एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो चलो जो आज की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एक तो उनके लिए भी है कि जब आप 2 नंबर पिग्मीज को उनकी मुसल्लत करेंगे लीडर बना के हमारे ऊपर, तो वो फिर आपके ऊपर भी आपके भी गंद उछालते हैं। अब थोड़ा सा रेड लाइन क्रॉस करने लगो। ये इन्होंने कहा आज नहीं, आज वाली के लिए भी है ये पैगाम। आज वाली के लिए क्यों नहीं है? क्यों ये सांपों को पालते हैं? आज वाली एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है
पहले ये पता करें इस नवाज शरीफ को जाली प्लेटलेट्स करवा के किसने भेजा, क्यों भेजा? उन चुपोर। अच्छा बड़ी साहब वो तो पता लग गया। अच्छा ये कह रहे हैं जी हम हिसाब लेंगे, केड़ा हिसाब दिता तो जाना नहीं हिसाब माल जड़ा खाता है, लेकिन ये बताएं हिसाब लेंगे कहां से, बताएं जरा। हम एक गुलाम बन के जो है ना अपने मुल्क में अब नहीं रह सकते। गुलाम बन के रहने का मैं कायल नहीं। इस बंदे को ले आए हैं सिलेक्टेड वजीर आजम को, तो सिलेक्टेड वजीर आजम जो है वो हक तो आपका था, ले उसको आए हैं। नाहल आदमी है, आता जाता कुछ नहीं है, पागल है और उसको पता ही नहीं है हुकूमत साजी, हुकूमत करना किसको कहते हैं, हुकूमत चलाना किसको कहते हैं। और उस बंदे को तो कोई इस शऊर ही नहीं है, खाली है उसका जहन। तो उस बंदे को ले आए हैं और अब पछता तो रहे होंगे कि लाए भी तो हम किस बंदे को लेके आए हैं, लेकिन अब आप लाए, आप ही को जवाब देना होगा। इस बंदे को आपने मुसल्लत कर दिया इस कौम के सर पर, कसूरवार तो सबसे बड़े आप हैं और आपको ये जवाब देना होगा और हम जवाब लेंगे, हम जरूर लेंगे जवाब। साहब एक तो बात ठीक है ना, देखे ना जनरल जियाउल हक और जिलानी तो उनके इशारों पे नाचते थे। नहीं हाँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं और जवाब किससे लेंगे करूंगा, मुझे अल्लाह वारस है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कमर जवेद बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने, उन्होंने खुद इनको कहा हम सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मियाँ साहब आप मेहरबानी करें, आप सियासत करें, हमें सरहदों की हिफाजत करने दें। पनामा इशू हुआ, ये कमर जवेद बाजवा साहब के पास गए, पाँव पकड़े कि मरियम को रेस्क्यू करो, फिर सच बताया ना पूरा। ये सच वो बोलते हैं और तुम नमाज के करीब मत जाओ, ये छोड़ देते हैं कि जब नशे की हालत में हो। ओ भाई तुम्हारा नशा भी डॉन लीग्स पे परवेज रशीद को निकाल दिया। किस बात पे कर रहे हैं आप कह रहे हैं इमरान खान को पागल है, चलो आपके मुताबिक होगा, आपके मुताबिक उसे शऊर नहीं है। क्या जिस मुल्क का वजीर आजम नवाज शरीफ बन सकता है तो और कोई नहीं बन सकता? जैसे हमारे दोस्त CCP लाहौर ने कहा, ओए जो उस्मान बुज़दार वजीर आला बन सकता है तो उमर शेख CCPO क्यों नहीं बन सकता? वैसे आजकल ना एक लाहौर का सरकारी दफ्तर है, उसमें बड़ा कड़वा पानी पी रहे हैं वो, अल्लाह खैर करे, अफसर का नाम नहीं ले रहा उस दफ्तर में। तो यार ये है इसकी, मुझे बात सुने कादी साहब, मलक साहब आपसे प्लीज, मुझे इस अपोजिशन से कोई खौफ नहीं है। मुझे इस नाहल हुकूमत से डर है कि मैंने 5-6 लोगों से बात की, जिस तरीके से ये टैकल कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अच्छा नवाज शरीफ तो हुकूमत की बात ही नहीं कर रहे, बार-बार कह रहे हैं कि जो लेके आए वो हुकूमत में अहलियत नहीं है, इन हालात को टैकल करना आसान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स में सुना दो। नवाज शरीफ के वकील बयान दे चुके हैं कि उन्हें वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन के जस्टिस सामर फारूक दरख्वास्त गुजार कौम से खिताब कर रहा है, लंदन बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंस रहा है। नहायत शर्मिंदगी का मकाम है, अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। क्या हम लिख सकते हैं कि मुल्ज़िम नवाज शरीफ कहीं रूपोश है? आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए किसको बाहर जाने देना है और किसको नहीं। अब आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब आप आगे नहीं बढ़ाते, आपने बहुत अच्छी बात की। मलक साहब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए हैं जस्टिस आमिर फारूक ने, सही कहा। अब एक हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब इनको धोखाबाज कह रहे हैं, अब उनके बारे में मैं नहीं वारी दी हो ना, मैं नहीं उसके बाद जो आपका हुक्म होगा, मैं दरख्वास्त गुजार कौम से खिताब कर रहा है, लंदन बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा। यार आपकी अदलिया आपके बारे में ये लफ्ज़ कह रही है, अब आप हुक्म करें। मुझे बताएं, एक बंदा नवाज शरीफ, पहले तो उसको चाबी बनानी आती थी, रात को उसने सिगरेट पिया, आराम से चाबी खोल ली, बाहर उसका भाई मोटरसाइकिल पे खड़ा था, वो बैठा सीधा जहाज पे बैठा चला गया। भट्टी साहब थोड़ी सी भी अगर आप में हो ना जुर्रत, तो फिर उस बंदे को पकड़े जिसने भेजा, उसको सजा दे, इसको भी सजा दे। मुल्ज़म और बेचने वाले दोनों बराबर के शरीक है। आपने सारा जोर नवाज शरीफ पे डाल दिया। पूरा सच ना बोलने का तो बोले ना, फिर सच नहीं बोलता, लेकिन झूठ ना बोलने की कसम खाइएगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने तो आपको पहले कहा जिन्होंने इसको भेजा है। मैं हैरान हूँ, मेरी बातें सुन लेना पहले, फिर आप मेरे पे बात। अदालत का काम थी कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करे, जितना जुर्म नवाज शरीफ का इसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, जो इसको भेजने वाले शामिल है उनको भी सजा दें। ये है अब मैं ये इंसाफ। मोहतरम ये जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त यहाँ मुझे बता दें वो अकेला गया, ये मुझे बता दें आप। मेरी थोड़ा सा मौका दे, मैंने सुनी पूरी बात। मैंने तो कहा कि जिसने भेजा है अल्लाह आपका भला करे, उसको एक्सपोज करें, उसका नाम सामने ये जरूरी है। वो एस्टेब्लिशमेंट से है, वो सियासत से है, वो जीरा सब्जी वाला गामा कुलचा, वो गैर मुल्की सफारतकार है। अब गंद साफ करना है, असूल की बात, बड़े असूल की बात है, असूल की बात। ये अगर तमाम गंद है, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब गंद कहते हैं, तो जनाब जब तक आपको गंद का हिस्सा रखा गया, आपको सांस आती रही। जब इस गंद से आपको उठा के बाहर अच्छा तो ये गंद बन गया। ये है
यही औकात है मौजूदा? ये सच, इससे हटके कोई औकात नहीं, ये है? सच। और कादी साहब, सच है, सच। आप बरतानिया दौर के सहाफी हैं, सच है। आपके साथ के किला बनाने वाले फौत हो चुके हैं। अब मुझे बताएं, आज नवाज शरीफ जिसको नाम का शरीफ है, इन्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाने के लिए नाम साथ शरीफ लगाना पड़ता है। सिर्फ हालांकि शरीफ एक ही अरशद शरीफ जिसने आजकल इनको शरीफ कर रहा है। एक बाबरा शरीफ भी थी। परसों चौथ हाई कोर्ट में गलीज नारे लगे, जिसका मुझे दुख है। ये एक आदमी में लगते ना तो मुझे तकलीफ ना होती, जो सियासत में इंटर उसको कहते। नवाज शरीफ ने आज पूरी फौज और अदलिया पर हमला किया, 22 करोड़ आवाम पर हमला किया, उसकी मजामत की, उस पर अफसोस का इजहार किया कि यार उधर जो नारे लगाए हैं, आपको पता है शहीद के घर क्या मुकाम होता है जब जवान बेटे की लाश बुजुर्ग बाप के कंधों पर हो। इनको साथ है इसमें। अच्छा भट्टी साहब, आप चकवाल से रहने वाले हैं, वहां हमारे बहुत सारे भाई, मुझे बता दें, जब 22-23 साल जवान की लाश कहते हैं कि बाप भट्टी साहब असबाक एक है, जवान बेटे के भट्टी साहब सबक एक है, सबक एक है। जिस बंदे को 2 लफ्ज बोलने नहीं आते उसे आप बुला के पहले तैयारी करा के प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, एक जराइम पेशा अल्ताफ हुसैन को ले आते हैं, फिर वो आपके ऊपर गंद फेंकता है। ये सबक हमें भी सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। यू स्पॉन्सर रिएक्शन, इट अटैक्स यू बैक। ये तारीख में बार बार हुआ है। मरियम पे आना है, हमने टाइम, हमने इसको एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा। अब सांपों के लिए कोई मार्जिन नहीं, कोई मार्जिन क्रॉस दी बोर्ड। मैं प्रोसेस चलने दें, जिस तरह चलता है चलने कादी साहब, इस्लामाबाद के 2 साफी जो गैर मुल्की मीडिया से भी लिंक है, उनको भी पैसे पहुंच गए हैं कि आप इस मुल्क को बदनाम करो बाहर। लेकिन भट्टी साहब ये तो बहुत बड़ा गंद है कि आप सारे जो हैं वो तमाम वो चीज़ें जिस पर पाकिस्तान का एक पोस्चर है उस पर आप उसको एम्बेरस करने की कोशिश करें। ये मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर 3 दफा है यहाँ पे। यार बदकिस्मती है, वो कहते हैं मैं अगर हुकूमत में नहीं रहा तो ये खुदा ना खास्ता मुल्क की नरवर्दी हो, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में। इतने मायूस ना हो आप, छोटा सा काम करें, आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें। जो इल्जाम है जिसने जो किया, मरियम की स्टोरी, मरियम की कहानी है। बात मानता हूं, इतनी औकात नहीं होती। नहीं, उनकी औकात नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट कर लें। अगर नवाज शरीफ गलत है, पकड़े उसको। नहीं होता हमला उधर को पाकिस्तान से, जिसने उसको फोन किया उससे इन्वेस्टिगेट कर। ये क्या बात हुई? वन साइडेड चढ़ाई है सारी। बहरहाल सुन ले, मरियम की सुन ले। मरियम की खबर ये है कि मरियम बिल्कुल अपने बाप के साथ है, नक्शे कदम पे चल रही है। और मैंने आपको पहले बताया कि आज सारा दिन जो आज तमाशा लगाया उसका एक ही मकसद था कि मैं हूँ, मेरे अलावा साहिबा नहीं जाना, मुलाकात भी नहीं करनी। कल उन्होंने लेटर, मरियम ने आज अंदर अपने करीबी लोगों को बताया कि मैंने पाकिस्तान की जेल गर्मी बर्दाश्त कर ली है। उसने अपनी कहानियां भी सुनाई हैं, दर्दनाक कहानियां कि मुझे डेथ सेल में भी रखा गया, मुझे काल कोठरी में भी रखा गया, वगैरह वगैरह। मैं दिमागी तौर पे तैयार हूँ, मैं किसी टाइम गिरफ्तार हो जाऊंगी। अगर मैं गिरफ्तार हुई तो मैं जाऊंगी सड़कों पे, मैं लोगों को इकट्ठा करने लगी। गिरफ्तारी होने के बाद सड़कों पे कैसे जाएगी? मैं कह रही जेल क्या इनकी बागे जुनाह है? वो उसका जेल इनकी क्या पीसी होता है? ये जवाब आप गिरफ्तार होकर ये जवाब आप मरियम से ले, मैं नहीं। मरियम देखो, मरियम तैयार है। मैंने बड़ी कुर्बानी काटी है, अल्लाह पाक की कसम। मेरे अब्बे ने तो मुझे पीएम बनाना था, इन्होंने जेल भेज दी। उस मरियम की तो तैयारी है सारी कि तुम हैंडबैग जितने 60-60 लाख का लेती हो, 10,000 खानदान रोटी खा लेता है। और कौन सा अवाम, कौन सी तहरीक, किसके लिए तहरीक? आपका मोटिव है क्या? आप लोगों को सड़कों पे ला रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट से टकराना चाह रहे हैं। इस इमरान खान से जान बचा ले एस्टेब्लिशमेंट। मैं ये कह रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, क्या निकलना है? जो लोग निकलेंगे वहाँ हम देख लेंगे, जो आएंगे। अगर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान क्या होगा। पीपल्स पार्टी पहले एक खुदकुशी तकरीबन कर चुकी है मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला के, अब आप अपना बाकी मामला जो है फजलुर रहमान साहब के हवाले कर देंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये जो नून लीग के फिर से बैकडोर राब्तों की बात हो रही है, कितनी बातें उन्होंने कर दी हैं जो वो कह रहे हैं, जिस तरीके से वो ओपन अटैक पे आ गए हैं, तो अब बैकडोर राब्तों की क्या अहमियत है? या कुछ लोग ऐसे बैकडोर राब्ते तो नहीं कर रहे कि जी हम इनको माइनस करें, ये जो बड़े 2 लीडर हैं इनके जो, तो हाँ हमारे साथ डील करें? देखें, मैं गुजारिश करूँ, बैकडोर राब्ते थे और नवाज शरीफ की रजामंदी और मरियम सवाब की राय से थे। जुबैर साहब ने एक लफ्ज भी उसके बाद नहीं, उसके बाद भी राब्ते हैं। अच्छा, उसके बाद भी राब्ते हैं। मैंने गुजारिश की है, मैं मुल्क का नाम ले लेता हूँ, सऊदी अरब की तरफ से भी मैसेज आया। क्या कि वज़ीर-ए-आज़म बना दिया? नहीं, मरियम को अब ले जाए। अब लेकिन जिस कदर इन्होंने आग लगा दी है, हर तरफ
तेल का जाल फेंक के ना माचिस मियाँ साहब ने फेंक दी है। शाहिद हकान अब्बासी की आज आपने गुफ्तगू सुनी है? वो जो नवाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की है जिसे नशर नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें एक नेशनल इंटरेस्ट भी अजीज है, वो सब उसने दोहराया। वो पाकिस्तान की कौम को पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से लड़ाना चाह रहे हैं। अब उनका मकसद अपने लिए रिलीफ लेना बट था। मैं सवाल को दोबारा रिफ्रेज करता हूँ, मैं सवाल सही नहीं कर सका। हर रियासत के प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया की अगर आप देख लें तो झारखंड से लेकर उसका जो रेड कॉरिडोर है, उनकी फौज वहाँ नहीं घुस सकती। हमारा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम उस तरह का नहीं है, मगर कुछ हमारे प्रॉब्लम्स भी हैं। इन्होंने जो अटैक लॉन्च किया है कि जी नेशनलिस्टों के साथ हम मिलेंगे, मुराद ये इशारा दे रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग जो एलिमेंट हैं पाकिस्तान मजहबी अनासर भी शामिल करें, उसके साथ मजहबी अनासर शामिल करेंगे। और उसके बाद जर्नैलों ने मुझे ये आके कहा, आपको गुंजाइश बची है किसी राब्ते की या किसी रेप्रोचमेंट? अफगानी बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, आपको पता है वहाँ वो अफगानिस्तान और भारत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। अगर मैं कहूँ कि मियाँ साहब ने कुछ लोगों को जिनके ऊपर भारत और अफगानिस्तान इन्वेस्टमेंट करता है उनसे भी राब्ते कर लिए अपने बंदों के जरिए, फ्रंट मैनों के जरिए, तो ये कितनी खौफनाक खबर है। लेकिन हमारे इदारे कब समझेंगे? वो इमरान खान लंगड़ा घोड़ा छोड़ उन्होंने समझ आई है ना, कभी नहीं। फिर मेरा ख्याल है अभी भी नहीं समझी, क्योंकि चंद दिन पहले जो मुलाकातें हुई हैं, नवाज शरीफ साहब अब ज़्यादा वक्त पाकिस्तान में और बैरून मुल्क टेलीफोन पे गुजारते हैं। कहते हैं मुंह से चीज़ मांगे, इस एस्टेब्लिशमेंट को सबक सिखाएं। अब वो इतना ओपन हो गए हैं कि कोई पर्दा उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा जिससे दोबारा बात हो। बिल्कुल सही एनालिसिस। और ख्वाजा आसफ साहब अहम तरीन शख्सियत के करीबी अजीज से भी पिछले एक हफ्ते में 2 दफा बात कर चुके। क्या करीबी अजीज से मिलकर? मुझे क्या पता जो मिलते हैं भाई उनसे पूछे। मेरा काम खबर मलिक साहब ने स्टोरी दी बड़ी एक्सक्लूसिव, क्यों उन्होंने खुल के बात करते हैं, अब क्या छुपानी। मैं अब आपको बता दूं पाकिस्तान आर्मी पर उन्होंने अटैक कर दिया। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये भी सुन ले जो आपने इनका सवाल किया, इसकी सिंपली नवाज शरीफ की एक फिलॉसफी है। फिर आपने मेरे से पेचा नहीं डालना। बात करें आप, नवाज शरीफ की थिंकिंग ये कुछ लेने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है, ये वो आदत है उसको 30 साल से। मैं बार बार आपको आप उनकी तहलील नफ्सी और नफ्सियात नहीं, नफ्सियात आपको बता रहा हूं। ये जो सारी चढ़ाई सुन लें, अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी है जो जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, वो इस हुकूमत की माशी पॉलिसीज थे और गवर्नर से मुतमिन नहीं है। ये वहाँ पे हिट कर रहे हैं कि पाजी सानू मौका दोबारा दे दो, हम आपका मसला हल कर देंगे। नवाज शरीफ की ये स्ट्रेटजी है। अब ये होती है भट्टी साहब यार ये चढ़ाई है। मैं माफी चाहता हूँ, वो इससे मुतमिन नहीं है, अदारे को गाली दे रहे हैं। आज एक जज साहब ने फैसला किया कि एक बंदा आपको भाग के चले गया है। इस तरह क्या एस्टेब्लिशमेंट रज़ाकारों की है जिसको डरा के आ जाएंगे? लड़के लिए ये भुट्टो की सही लड़के पाँव पकड़ के लिए, जब भी लिया गले पड़ेगा, ये पाँव पड़े, अब ये गले आ गए। आप पहली दफा जियाउल को फतह करके आए थे। हां तो वहां पाँव पड़े, अब पाँव की बारी नहीं है। जनरल जिलानी को फतह किया था भाई, वो जमाना था, को फतह किया था, वो जमाना था पाँव पकड़ने का। पाँव पकड़ के घूम ले ली। अब वो समझते हैं। देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ की असलियत ये है कि आपको याद होगा आसफ अली जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बयान दिया था कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र के लिए, मैं कराची से खैबर तक ईंट से ईंट बजा दूंगा। नवाज शरीफ उस बंदे का नाम है। अगले दिन शेड्यूल मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर की आसफ अली जरदारी साहब, तो नवाज शरीफ ने अगले दिन मुलाकात कैंसिल कर दी। यार आप क्या जरदारी ने क्या किया? यार शॉट है मेरा, उसके साथ कोई लिंक नहीं है, पर नवाज शरीफ से तो उस दिन बोला नहीं जा रहा। जरदारी ने उन्हीं के मुलाकात कैंसिल हुई, ठीक है ना, उसी जरदारी ने बलोचिस्तान में क्या किया? यार मुझे बात करने दे, लेट मी। किसको खुश किया जरदारी ने? जरदारी पे मलिक साहब मैंने एक 60 सुनवाना है। एक दफा गले पड़ो, एक दफा पाए पड़ो। एक 60 मैंने सुनवाना है। 2 दिन पहले जुबैर साहब हमला करने गए थे आर्मी चीफ पर, तरले ही करने गए थे। ये लड़ाई है, ये लड़ाई सौदा नहीं, तरला करने। यहाँ यही होता है क्योंकि कौन था बेगिंग बाउल, किसके हाथ में था? 70 साल की Who was carrying the begging bowl? 70 साल की कहानी सुने ये लड़ाई लड़ाई बनाई है। लड़ाई है एक 4 दिन जेल सही रखे हुए, अकल ठिकाने आ जाए। इसका मतलब भट्टी साहब ये जो एक नए शीन की बातें जनाब शेख रशीद साहब कर रहे हैं, और फिर किसी ने ट्वीट भी की थी कि शीन से मुराद शहबाज शरीफ साहब नहीं है, शाहिद खान। तो क्या इज ही इमर्जिंग एज एन अल्टरनेटिव? अच्छा मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कहा इमरान खान की हुकूमत बन गई थी तो बाजवा साहब की ख्वाहिश पे, वो आप सीरी देवी हैं।
अब कतरीना कैफ है कि आपको ख्वाहिश करके मिले वो भाई आपने कहते हैं इकॉनमी पे उन्होंने बात की, आपकी इकॉनमी में 5-10 साल से तबाह की, उस पर बात की ना। अगर इमरान खान को उस वक्त आए हुए 2-4 महीने हुए थे, 2-4 महीने में 70 साल का गल तो नहीं। इस्माइल ने खुद कहा कि सागडार ने बेड़ा गर्क कर गया इकॉनमी का, यार वो भी 60 निकाले। मैं अर्ज करने लगा हूं मलक साहब, इसके बाद आप प्लीज। मुझे याद है कि 2008 में जब नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इसहाक डालर वो बन गए वजीर खजाना, तब भी मुल्क का खजाना लूटा गया ना। तो उन्होंने चंद दिन बाद कहा पाकिस्तान तो कंगाल होने वाला, पाकिस्तान तो डिफॉल्टर होने वाला, मैंने मजाक नहीं रखा यार, ये तो इनका असल चेहरा है। तो क्या आपसे उन्होंने बुलवा लिया और इकॉनमी में बात कर ली, तो इसमें यार कौन सी गद्दारी है? लेकिन क्या 3 महीने बाद मुझे बताए ना, आपने 10 सालों में क्या मेरे लिए घी सस्ता किया, मिर्चें सस्ता की, आटा सस्ता की, चीनी सस्ती की, मेरा इलाज फ्री हुआ, मेरे बच्चों को तालीम मिली, रोजगार मिला? आपने दिया क्या हमें जो हमसे रोजाना हर आके सुहाने ख्वाब सुनाते हैं? मैं बोल सकता हूं, मैं किसी के हक में नहीं। देखें, मैं फौज भी पाकिस्तान है, भाजपा भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। ये कंसर्न किस तरह नहीं होगा? 30 लाख टन आपका शिकार हो गया आप गंदम की किल्लत का, हंगामे कराने हैं। जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है उन्होंने कंट्रोल करना है, समझना है, इसको चलाना है। किसी आपका कंसर्न नहीं, इनका कंसर्न नहीं, इसमें क्या बुराई है? दुनिया सारी की एस्टैब्लिशमेंट आपने ऐसा गुनाह बना दिया। अगली स्टोरी पे जाता हूं। वैसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट है नहीं, ईमानदारी से बताएं, सालों की हुकूमत का किसी मुल्क की रियासत की इकोनॉमी से कंसर्न नहीं होगा सबका। इसमें क्या मसला है? शायद गानाबासी इसको तंज बना के बता रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं मिलना। मैंने आपको खबर दी है कि कंसर्न है। ये गानाबासी वो है जिसने $30 बिलियन की सब्सिडी दी थी, वो वही है सारों ने दी। अच्छा, तो ये मैं ठीक कर, सारों ने दी है, लिहाजा हम भी जायज हैं इनके पास। अच्छा भट्टी साहब छोड़ें, बिलावल साहब सफीरों से मिल रहे हैं दूसरे मुल्क में, इनके नाना जो शहीद हैं वो तो अवाम से भी। बिलावल साहब सफीरों से मिलेंगे और क्या फकीरों से मिलेंगे जो पूरी 10-12 तो अवाम को अबंडन कर दिया हमने? क्या मुझे बताएं, वो अपने लेवल पे मिलेंगे ना। देखें, मैं आपको छोटी सी गुजारिश करता हूँ, पहले ज़्यादा फेवर ले गई नून लीग जब मौलाना फजलुर रहमान को भेजा गया रेंटे धरना। उसके बाद अब पीपल्स पार्टी के लिए ये मार्चन है कि पहले इन्हें नवाज शरीफ ने दगा दिया और बैरून मुल्क चले गए एस्टेब्लिशमेंट से डील करके, या NRO लेके, या किसी से भी डील करके, या सचमुच बीमार होके। अब पीपल्स पार्टी ये गारंटी मांग रही है कि हमें आप 5 साल सिंध में पूरे करने देंगे और मजीद हमारी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, और जो रेफरेंस चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता इनसे हमें क्लीन चिट दी जाएगी। ये डिमांड इन्होंने दे दी है, इसी सिलसिले में बाहर गए हैं। अब आने वाले दिनों में ये डिमांड पूरी होती है या नहीं होती है, NRO मिलता नहीं मिलता, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, मैं खबर की हद तक हूं। खबर सही है आपकी। आसिफ अली जरदारी किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं करते। मैं ये बात आपको इतना सच से बता रहा हूँ जितना आप मेरे सामने। लेकिन एक बड़ी साहब बात देखिए कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पीपल्स पार्टी को डिच किया मुश्किल वक्त में, और ये बार बार जरदारी साहब कह भी चुके हैं, बिलावल भुट्टो साहब कह भी चुके हैं। अगर आज ये रियासत के सामने खड़े होकर फौज पे अटैक करें, नाम लेके अटैक कर रहे हैं, और इवन हाईएस्ट जो उसकी क़यादत है उसके खिलाफ नारे लगवा रहे हैं पाकिस्तान में। मैं इसका जवाब दे दूँ आपको दोनों को। जिस दिन APC थी, नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी की, जरदारी साहब ने कोई लूदबुआत फेंकी ना उन्होंने हज़ारों पे हिट नहीं। इसका मतलब है कि वो उसको अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए नाना हुजूर भी सऊदी सफीर से मिलते रहे थे जब उनके साथ तहरीक चली थी। तो बिलावल का मसला ये है कि बिलावल ने जो चीज़ अचीव करनी है ना, सारी तहरीक से, सारी सियासत से, सारे इलेक्शन से, वो सिंध की हुकूमत है, वो ऑलरेडी उसके पास है, ये उसका मसला है। वो इसलिए एक और भी सिलसिला है, वो देख रहे हैं। नाना जी भी मिलते रहे सफीरों से, मैंने कहा मैं आपको करेक्ट कर दूँ। ज़ाहिर वज़ीर आज़म से उन्होंने मिलना, अब वज़ीर आज़म तो मिलना, पहले तो मैं नहीं मिलना। नाना जी एक ब्रेक के बाद जब हम हाज़िर होंगे तो देखेंगे असल इश्यूज़ हैं, गैस का बुरान है, इस तरह खाने का, उसके अलावा जो हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल इग्नोर हैं, और इस शराफिया की गंदी लड़ाई पे सारे TV स्क्रीनें चली हुई हैं, और इनके जो गंदे अमाल हैं वो हम दिखाते रहते हैं। गरीब आदमी का कोई अशकोई होगी या यही गंद चलता रहेगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ये जितना भी सियासी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हो रहा है,
इसमें जो अगर कोई सफ़र कर रहा है, अभी मैं आ ही रहा था तो मलिक साहब ने एक मुझे टिकर पढ़ के सुनाया कि घी 33 रुपये बढ़ गया। इसके बाद गैस के बारे में बताया जा रहा है उस वक्त गैस आएगी जब खाने का वक्त होगा, बिल इनके बढ़ रहे हैं, गैस गायब हो रही है कि इलेक्ट्रिक ने लोगों का जीना आराम किया हुआ है। IPPs का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, हम कुछ नहीं कर सके। LPG की कीमतें बढ़ रही हैं, कोई रेगुलेटरी रजीम नहीं है। और ऊपर इनकी एक लड़ाई है जिसके बारे में मैं क्या करूं, देख के भी घिन आती है इन लोगों की जो लड़ाई इनकी नज़र आ रही है। जो भट्टी साहब, असल मामला तो आवाम का, और मेरी ये राय आज भी आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा था, 85% लोग इस मुल्क के इस तमाम लड़ाई से लाताल्लुक हैं, अपने दुख अपनी रोटी। मैं ये अर्ज करने लगूँ, और मैं 85 भी बड़ा कंजर्वेटिव का ज़्यादा पॉइंट है, इस अपोजिशन के साथ कोई नहीं आता, कोई भी ना आता। ये जो नैरेटिव एंटी इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं ना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा वायल नहीं था होना। इस हुकूमत की नाअहली की वजह से आपने इतने लोगों को महंगाई के वजन तले फेंक दिया है कि उनकी चीखें, मुझे डर है ये अपोजिशन कैश ना करा ले। अगर ये इमरान खान इन 2 सालों में थोड़ा सा डिलीवर कर लेता, गैस, बिजली, पेट्रोल, आम आदमी एक वक्त का खाना नहीं खा सकता, ये कड़वा सच है। पिछले दौर में भी तो कुचला हुआ था, उससे पिछले दौर में भी आम आदमी कुचला हुआ हो रहा है। देखे, मैं एक 5 किलो वजन उठा सकता हूँ, आप 7 किलो डाल देंगे तो शायद मैं लड़खड़ाऊं, लेकिन आप मन डाल देंगे ना, मैं गिर जाऊंगा। भट्टी साहब, ये मेरा ख्याल है, इस अपोजिशन की अगर तहरीक को कोई ऑक्सीजन मिलेगी तो इस हुकूमत की नाकस कार। नहीं, मेरा सवाल है मेरा, एक पे आप ही जवाब दे। ये बिल्कुल ठीक है आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या लोग जरदारी साहब के पीछे या इन जो तहरीक अपोजिशन की है, नवाज शरीफ, इसके पीछे आ जाएंगे कि ये हमारी कीमतें कम करवाएंगे? मैं इसके बाद मलिक साहब जवाब नहीं, आखिरी मिनट में जवाब दें। नहीं, लेकिन खुद निकल आएंगे। लोग तालीम से महरूमी, रिज़्क रोटी से महरूमी, बेसिक बुनियादी जिंदगी के महरूमियों के लिए सड़क से निकले तो ऐसा तूफान आएगा, मजबूत से मजबूत महल रेजा हो, इनके पीछे नहीं लोग रेजा होगा। लोगों की बात करें, आपकी पार्टी का नहीं, आपका पार्टी का जो सिंध में सबसे बड़ा नुमाइंदा, वो आपके वजीर आजम हुकूमत को कह रहा है जो गैस पे कर रहे हो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, भूल जाए लोगों को यार, आपकी पार्टी आपके खिलाफ खड़ी हो गई। और जाते जाते ये भी बता दूं, बाबरी मस्जिद में भारत के तमाम इंस्टीट्यूशन एक्सपोज हो गए हैं। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, लीडर तो लोगों को चाहिए, लोग किसी ऐसे लीडर की तलाश में हैं जो इस आलाइशों से निकल के हट के उनके मसाइल का हल ढूंढे। और जब तक उसका ज़हूर नहीं होता, ये गंद पड़ा ही रहेगा जो हम देख रहे हैं। अल्लाह हमें इस गंद से जल्द निजात दे, और कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।